हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हमारी जो भूगोल की कार्यशाला चल रही है, इसमें हमने पहले सभी चैप्टर्स को शॉर्ट फॉर्म में वन लाइनर क्वेश्चंस में देख लिया है, मैप पर कर लिया है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने कल एक कोर्स लॉन्च किया था, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप बच्चों ने, काफी बच्चों ने उसे पसंद किया है और मुझे, बेटा, जब आपका विश्वास मेरे साथ में रहता है तो वही, मान लीजिए, मेरे लिए प्रेरणा का काम करता है और मुझे लगता है कि मुझे आपके लिए बहुत कुछ करना है। तो लीजिए, मैं शुरू करता हूं पुनः इसी चैप्टर्स के जो कक्षा 12 भूगोल है उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, अति लघुतात्मक है। हम ऐसे कई क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि समय है, उनको लेकर मैं आपके सामने आता हूं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि मानव विकास का सबसे पुराना उपागम क्या है। अब सबसे पुराना उपागम की बात करें तो सबसे पुराना उपागम आय उपागम है। लेकिन मेरा काम यहीं खत्म नहीं होता, मैं थोड़ी डिटेल भी बताऊंगा आपको कि उपागम का मतलब होता है टूल्स। तो मानव विकास का जो टूल्स है, 4 टूल्स बताए गए हैं। आय उपागम जो सबसे पुराना उपागम है, कल्याण उपागम है जिसमें मानव के कल्याण की बात की गई है, मनुष्य को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता माना गया है। फिर उसके बाद में है आपका क्षमता उपागम जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया है, और एक आधारभूत आवश्यकता उपागम जो ILO ने दिया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल की आमूलवादी विचारधारा में किस सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। और इसमें किया गया है मार्क्स के सिद्धांत का। मार्क्स ये कहते हैं कि पूंजीवादी जो है ना, उनका विरोध किया गया है और उन्होंने मजदूरों के कल्याण की इसमें बात की गई है। इसमें बताऊं कि 1970 के दशक में 3 विचारधारा उदय होती है। एक होती है आपके कल्याण परक या मानवतावादी विचारधारा, दूसरी होती है आमूलवादी, और तीसरी होती है व्यवहारवादी। देखिए बेटा, क्वेश्चन तो आपकी, इसके आंसर तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन साथ में हम इसके रिलेटेड अगर इसकी तैयारी करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। समय कुछ ज्यादा लगेगा लेकिन मजा आएगा। पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं। देखिए, पर्यावरणीय निश्चयवाद की बात करें तो इसको पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं, निश्चयवाद भी कहते हैं। साथ में इसको हम नियतिवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियतिवाद विचारधारा है। ठीक है, तो पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद विचारधारा में प्रकृति प्रमुख है, प्रकृति प्रमुख है एवं मनुष्य प्रकृति का दास है। मनुष्य प्रकृति का दास कहा गया है, दास कहा गया है। अच्छा, इसमें क्या है, ये एक जर्मन विचारधारा भी है, ये जर्मन विचारधारा भी है, क्योंकि इसको जर्मन विचारधारा, क्योंकि रेडजल ने दी है इसलिए इसको जर्मन विचारधारा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषक में मुख्य स्रोत कौन से हैं। देखिए, हर चीज में स्रोत की बात करें 2 होते हैं। पहली बात करें हम इसके अंदर प्राकृतिक स्रोत की बात करें। पहला, जल प्रदूषण क्या होता है ये समझिए कि जल में जब अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं तो जल अपना प्राकृतिक गुण खो देता है, उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। तो पहले ये 1 नंबर का है। तो डिटेल्स के अंदर अगर ये मान लो 1.5 नंबर का आता है तो पहले आपको जल प्रदूषण की परिभाषा लिखनी है। उसके बाद में लिखना है कि कितने प्रकार होते हैं। तो पहला है प्राकृतिक स्रोत, इससे जल प्रदूषण होता है। इसमें क्या होगा, अपरदन के द्वारा, आपके भूस्खलन के द्वारा, आपके पेड़ पौधों व सड़े गले आपके जो मृत पशु होते हैं उनके पशुओं के जल में मिल जाने या नदियों में मिल जाने के कारण जल प्रदूषण हो रहा था। ये प्राकृतिक रूप है। और अगर मानव जनित रूप की बात करें तो भैया आपका पहला तो है उद्योगों द्वारा प्रदूषण। ये सबसे ज्यादा है। आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा प्रदूषण किसके द्वारा होता है, आपके पास में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा प्रदूषण किस चीज से होता है, तो उद्योगों द्वारा होता है, याद रखना आप। दूसरा होता है कृषि अपशिष्टों के द्वारा, और तीसरा है आपका सांस्कृतिक प्रदूषण इसमें आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा डिटेल कर दूं, उद्योगों द्वारा अपशिष्ट मतलब क्या होता है। उद्योगों द्वारा कि जो कल कारखाने होते हैं, उद्योगों द्वारा जो अपशिष्ट निकलता है उसको सीधा नदियों में बहा दिया जाता है, तो उसके कारण प्रदूषण होता है। कृषि अपशिष्ट वाला बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझिए। इसके अंदर क्या होता है कि हम इसको ये लिख सकते हैं कि जब खरपतवार या कीटनाशकों के द्वारा या रासायनिक उर्वरकों को जब छिड़कते हैं तो वर्षा के जल के द्वारा वो बहकर नदियों में चल जाता है, जिससे जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी बढ़ती है? नाइट्रेट की। तो क्वेश्चन आता है कि जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ती है किसके कारण। कई ऑप्शन आते हैं और उसका उत्तर है उर्वरकों के द्वारा।
समझ रहे हैं आप? यहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए बता रहा हूं। और सांस्कृतिक प्रदूषक का मतलब होता है कि मेले होते हैं या कोई भी धार्मिक संगोष्ठी होती है, वहां पर जब लोग जाते हैं तो वहां भी नदियों के पास से प्रदूषण हो जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? इसमें कहेंगे देश के 4 बड़े महानगरों, कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने की योजना। माफ कीजिएगा, कोलकाता को जोड़ने की योजना जो है वो आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। ये एक सड़क योजना है, ये भी देखना पड़ेगा आपको। सड़क योजना है, थोड़ा डिटेल में बताऊं। प्रधानमंत्री अटल जी के टाइम हुई थी, 99 के अंदर वो योजना लेकर आए थे। 2001 में काम शुरू हुआ था, 2012 में पूरी हो गई थी। 5843 किलोमीटर लगभग ये बड़ी है। इसमें आपका बेस्ट ये रहेगा कि आप इसका नक्शा बनाएं। इसके अंदर आप यहां से इस तरीके से रफली भारत का नक्शा बनाएं। बेटा ये जरूरी है, 1 नंबर का है, लेकिन यहीं से आप उसको एग्जामिनर को आप क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। यहां पर आपने दिल्ली बनाया, यहां पर आपने मुंबई बनाया, यहां पर आपने चेन्नई बनाया, यहां पर आपने कोलकाता बनाया, और इस तरीके से आपने चारों को मिला दिया, बस और कुछ नहीं करना है। ये बनाया, विद इन 4 या 5 सेकंड इसमें आपको लगेंगे। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? व्यस्ततम की बात करें तो ये विकसित क्षेत्रों में होगा, और यह है आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए आप। विश्व के जल संसाधनों का कितना प्रतिशत भारत में है? 4% है बेटा, 4% है। विश्व का क्षेत्रफल तो अपना भारत का जो 2.4 है, लेकिन जल संसाधन 4% है। ध्वनि प्रदूषण से क्या समझते हैं? तो आप इसमें लिखेंगे मशीनों, विस्फोट, कल कारखानों, वाहनों व लाउड स्पीकर द्वारा उत्पन्न शोर जब सहनीय क्षमता से अधिक हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यानी जब इनसे उत्पन्न शोर होता है, जब सहनीय क्षमता से अधिक हो जाता है, तो उसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इसको हम नापते हैं डेसिबल से। इसको नापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। तो एक क्वेश्चन यहां से भी बन गया, डेसिबल से है। 80 डेसिबल से ज्यादा हो जाएगा तो शोर की गणना में आता है। किन्हीं 4 नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखें। अच्छा क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के नाम है, तो क्या करना है बेटा? पहली बात तो पहले उदाहरण, इसको परिभाषा दीजिए कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन उसे कहते हैं जिन्हें हम दोबारा पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, है ना? हम वर्तमान भविष्य की पीढ़ी के लिए दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं? इनको हम दूसरा नाम लेते हैं, इनको अपरंपरागत या फिर असमाप्य संसाधन भी कहते हैं। और फिर आप यहां पर देंगे उदाहरण सौर ऊर्जा का, आप उदाहरण देंगे यहां पर जल ऊर्जा का, आप यहां पर उदाहरण देंगे जल की जगह आप ज्वारीय ऊर्जा कर लीजिए, ज्वारीय ऊर्जा आप कर लीजिए, भूतापीय ऊर्जा, और आप कर सकते हैं पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लैगून या पश्च झील किसे कहते हैं? पहले उपयोग पूछा तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले आपको इसमें बताने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा इसके बारे में चार्ट बनाएंगे, थोड़ा सा परिभाषा देंगे। मैं परिभाषा बताने से पहले आपको समझा देता हूं बेटा। देखिए एक बार, जैसे मान लीजिए तटीय इलाका है, ये तटीय इलाका है, तो क्या होता है कि ये समुद्र है, तो किसी भी तटीय रेखा के पास वह कटा फटा भाग जो किसी अवरोध के द्वारा समुद्र से अलग होता है ना बेटा? देखो, मैं चीजों को आप रटना नहीं, आप समझना आप शुरू कीजिए। मैं अपनी क्लास में भी ये कहता हूं और आपको भी बात कह रहा हूं कि किसी तट के पास में कटा फटा वह भाग जो किसी अवरोध के कारण, कोई चट्टान है या किसी भी कारण समुद्र से अलग होता है, समुद्र का पानी उसमें चला भी जाता है, तो ऐसे लवणीय झील, ये खारी होती है, तो ऐसे लवणीय झील को हम क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं या पश्च झील कहते हैं। सबसे ज्यादा केरल की तरफ होती है। इसकी उपयोग क्या है? पहला उपयोग तो क्या है सर? इसमें मत्स्य पालन होता है। क्या होता है? मत्स्य पालन होता है, मछली पालन होता है। दूसरा यहां पर यह होता है कि यहां पर चावल की खेती होती है।
चावल की खेती होती है। तीसरा उपयोग यहां पर यह है कि नारियल की सिंचाई भी होती है, नारियल की सिंचाई भी आप कर सकते हैं। और आपको पता है ना कि जो केरल के पास में वेम्बनाड झील है वहां पर पर्यटन का भी काम आता है, जैसे नौकायन की नेहरू टू नौकायन ट्रॉफी होती है, तो पर्यटन के लिए भी ये होती है। ठीक है, तो परिभाषा क्या बन गई? परिभाषा ये बन गई, आप लिख सकते हैं कि समुद्र के पास कटा फटा वह भाग, वह लवणीय भाग जो समुद्र से अलग रहता है किसी अवरोध के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सीपीसीबी यही था जी, हाँ, सीपीसीबी का क्या पूरा नाम है? तो इसका होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब दिमाग लगाइए कहां पढ़ा था आपने? पढ़ा है इसको जल प्रदूषण में, और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया है कि सबसे ज्यादा जो प्रदूषण होता है ना नदी का, वो कृषि के द्वारा होता है, जो कृषि के जो अपने जो रासायनिक उर्वरक निकलते हैं उनके द्वारा होता है। और सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? इन्होंने यमुना नदी कही है, जो दिल्ली से इटावा के मध्य है। मानव भूगोल की व्यवहारवादी विचारधारा किन किन तथ्यों पर निर्भर करती है? अभी अभी आमूलवादी पढ़ी थी, ये प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। पहले तो आप लिखेंगे कि व्यवहारवादी विचारधारा प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, अनुभवों पर आधारित है। और साथ में ये जाति, धर्म, प्रजाति आदि बातों पर जोर देती है या उनके बारे में चर्चा करती है। ठीक है ना, व्यवहार की बात करती है, जाति, धर्म, प्रजाति। मानव भूगोल, मानव समाज को पकड़ीजिए और धरातल के बीच सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन किसने कहा है? ये परिभाषा हमको दी है। तो आप सीधा जर्मनी, आप यूं लिखेंगे, जर्मनी के भूगोलविद्ता फ्रेडरिक रेडजेल ने, मैं आपको दोबारा एक बार निवेदन करना चाहूंगा, यहां पर फ्रेडरिक रेडजेल लिखते हैं आप, सही है, लेकिन जर्मनी भी लिख दीजिए, जिससे कि साथ में एग्जामिनर को लगे कि आपने कुछ अलग से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निवल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं? तो इसमें यह होगा कि कृषि भूमि के जितने क्षेत्र पर फसल बोई या काटी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं, निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर हमें तो कंफ्यूज होता है, हम तो भूल जाते हैं। थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि यहां पर मान लीजिए एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपने आधा बीघा में खेती कर ली, यहां पर ये खेती करते हैं आप, तो ये निवल बोया गया क्षेत्र है आधा बीघा। लेकिन क्या हो रहा है कि आपने एक कृषि वर्ष में आपने क्या किया? आधा बीघा में खेती करी, फिर आधा बीघा में करी, फिर आधा बीघा में करी। तो सकल का मतलब होता है कि इस निवल में जितनी बार खेती करी वो जुड़ जाएगा। निवल का मतलब तो यह है कि कितने क्षेत्र में खेती कर रहे हैं आप? आधा बीघा में खेती कर रहे हैं सर, लेकिन हमने 3 बार खेती करी, तो 1.5 बीघा जो हो गया, आधा प्लस आधा प्लस आधा, वो सकल बोया गया क्षेत्र में आ गया। सकल बोया गया क्षेत्र कुल भूमि क्षेत्र से ज्यादा हो सकता है, जबकि निवल बोया गया क्षेत्र कुल भूमि से कभी ज्यादा नहीं होगा, या तो बराबर होगा या कम होगा। सामूहिक कृषि को कोलखेज किस देश में कहते हैं? इसको कहते हैं सोवियत संघ में कहते हैं। कहां पर कहते हैं? सोवियत संघ में कहते हैं। और आप जानते हैं कि सामूहिक कृषि के अंदर क्या होते हैं, किसान मिलकर क्या करते हैं, कृषि उपज जो आपके बीज होते हैं, रासायनिक उर्वरक होते हैं, कृषि यंत्र को खरीदते हैं। यहाँ पर लाभ हानि का बंटवारा सामूहिक होता है, समूह में खेती करते हैं। विश्व का सबसे लंबा समुद्री मार्ग कौन सा है? तो ये आपका है भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग। देखिए अभी आपने पढ़ा था सबसे व्यस्तम, उसमें और बताना चाहूंगा, उसको वृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं, जो उत्तरी अटलांटिक अपना समुद्री मार्ग है, और ये 25% व्यापार को करता है। जबकि ये जो भूमध्य सागर हिंद महासागर जलमार्ग है, ये क्या करता है? विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग है। स्वेज नहर इसको मार्ग प्रदान करती है, आप ये भी लाइन लिख सकते हैं, स्वेज नहर मार्ग प्रदान कर सकती है, और 75% जनसंख्या को ये सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स को याद कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक मिडोस हैं, और इन्होंने 1972 में दी थी। आपने द पॉपुलेशन बम की बात की थी, वो एयरलिच ने दी थी 1968 में, ये लिमिट्स टू ग्रोथ मिडोस ने दी थी। चलवासी पशुचारण की कमी के 2 कारण बताएं। पहला कारण है कि राजनीतिक सीमाएं बन जाना। पहले आराम से आप पशुओं को लेकर जा रहे थे, लेकिन अब राजनीतिक सीमाओं का बन जाना। दूसरा आप कह सकते हैं कि खाली क्षेत्र थे
वहां पर मानव बस्ती का निर्माण हो जाना, मानव बस्ती का निर्माण हो जाना, ये भी एक कारण है। और तीसरा कारण लिख सकते हैं कि ये क्या पशुचारण जो है वो प्रकृति के लिए नुकसानदायक है, छोटे छोटे पौधे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या होता है कि आप यूं लिख सकते हैं कि सरकार द्वारा इसे क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। कारण क्यों है, मृदा अपरदन के कारण और आने जो कई समस्या है इसके कारण सरकार के द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। संभववाद विचारधारा के जनक कौन है, फ्रांस के भूगोलवेत्ता है विडाल डी ला ब्लास। फ्रांस के भूगोलवेत्ता विडाल डी ब्लास इसके जनक माने जाते हैं। संभववाद विचारधारा, इसमें मनुष्य को प्रमुख माना गया है और यह कहा गया है कि मनुष्य के सामने असंख्य संभावनाएं बिखरी पड़ी है, मनुष्य जो चाहे उसका उपयोग करे और अपने 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 विकास को कर सकता है। अच्छा, आपको बता दूं यहां पर एक क्वेश्चन भी आता है कि प्रकृति मनुष्य को अनेक प्रकार के अवसर देती है ना, अवसर देती है। तो बताइए ये कौन सी विचारधारा हो गई। तो आपको इसमें क्या करना है, हाँ आप कीजिएगा, यह आता है कि प्रकृति मनुष्य को अनेक प्रकार के अवसर देती है। तो कौन सी विचारधारा, अवसर नाम सुनते ही आपको करना है संभववाद विचारधारा करना है, ठीक है। फैब्रे ने शब्द दिया था संभववाद, ये आपको मालूम होगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, खनिज किसे कहते हैं, खनिज कितने प्रकार का होता है। खनिज के बारे में जानते हैं कि भूगर्भ से जो पदार्थ निकालते हैं उसे हम खनिज कहते हैं, अशुद्ध रूप में निकलता है, एस के रूप में निकलता है। लेकिन खनिज की परिभाषा बनाएंगे हम यहां पर कि खनिज निश्चित भौतिक व रासायनिक गुणधर्म के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक प्राकृतिक पदार्थ होता है, प्राकृतिक पदार्थ होता है। समझिए आप, खनिज या तो प्राकृतिक तो होता ही है लेकिन या तो कार्बनिक होगा या अकार्बनिक होगा। कार्बनिक जैसे ईंधन है, आपका कोयला है ये कार्बनिक है, आपके चूना पत्थर है या मान लीजिए संगमरमर है ये अकार्बनिक है, इस तरीके से हो जाएगा। और भौतिक और रासायनिक गुणधर्म इनके निश्चित होते हैं। जैसे भौतिक का मतलब तोड़ने पर या तो फैलेगा या तोड़ने पर ही वो टूटेगा, इस तरीके से गुणधर्म होते हैं। परिभाषा क्या बनती है, खनिज निश्चित भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों का एक रूप होता है, प्राकृतिक रूप होता है। या एक परिभाषा ये लिख सकते हैं सामान्य से जो 9th में पढ़ रहे हैं आप, कि भूगर्भ से निकालने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको हम खनिज कहते हैं, जो अयस्क के रूप में निकलता है। अब इसके प्रकार सुनिए आप, प्रकार खनिज कितने प्रकार का होता है, एक होता है धात्विक, जी सर धात्विक होता है, एक होता है यहां पर अधात्विक, अच्छा जी सर अधात्विक होता है। धात्विक का मतलब होता है जो टूटने पर फैलता है, आघातवर्धक गुण पाता है, ये टूटता है। अब धात्विक भी दो प्रकार का होता है, एक होता है लोह और एक होता है अलोह। अब लोह में क्या होगा, आपका निकिल होगा जी सर, आपका लोहा भी होगा, आपका क्रोमियम भी होगा और आपका मैंगनीज भी होगा, ठीक है। अच्छा, एलो में क्या होगा, ये सारे आ जाएंगे आपके पास में, तांबा भी होगा, शीशा भी होगा, जस्ता भी होगा, सोना भी होगा, चांदी भी होगा, सब आ जाएंगे इसमें। अधात्विक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इमारती और एक होता है आपका ईंधन खनिज, इमारती खनिज। इमारती में क्या आएगा, आपका चूना पत्थर आ जाएगा, आपका संगमरमर आ जाएगा, संगमरमर आ जाएगा, आपका ग्रेनाइट आ जाएगा। जबकि ईंधन में क्या आएगा, आपका पेट्रोलियम आएगा, पेट्रोलियम, ठीक है, आपका कोयला आ जाएगा और आपकी प्राकृतिक गैस आ जाएगी। तो इस तरीके से आप चार्ट के द्वारा इन चीजों को लिख सकते हैं। तो बेटा देख लीजिए आप, ये आपके पास में पूरे 20 क्वेश्चन आपने कर लिए। मैंने क्वेश्चन का सीधा अर्थ नहीं बताया, आपको यहां पर बताने की कोशिश की है कि आप उसके साथ में उसके जो सराउंडिंग चीजों को भी जाने। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, आप यूं ही पढ़ते रहिए और यूं ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।